हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड मैरी क्रिसमस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ था रिसेंट टाइम में, काफ़ी प्रेशर था इसके ऊपर, वहाँ से काफ़ी रिकवर हुआ है। अब क्या फंडामेंटल्स इसके चेंज हुए हैं, क्या इसके ऊपर न्यूज़ है और आने वाले टाइम में कितना ये ऊपर जा सकता है। कुछ अच्छी न्यूज़ है इसके ऊपर जिसको इमीडिएट टर्म में ये काफ़ी ऊपर जा सकता है और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं वो हम इसकी बुक्स को चेक करेंगे। क्या इसकी रेशोज कहती हैं, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, कितना ये नीचे जा सकता है, कितने प्राइस पे से कम्युलेट करना है, क्या रिवार्ड बनता है, क्या रिस्क बनता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सब एक बार हम चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL, आपने सब ने इसका नाम सुना होगा और स्पेशली दिल्ली NCR वालों से सबने सुना होगा। जो शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सुना ही होगा। ये काम करते हैं IGL जो है PNG में, CNG और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूसेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूसेज, जितने भी ये गैस रिलेटेड DG सेट्स वगैरह होते हैं, जो कंप्रेसर्स वगैरह होते हैं, वो सब चलाने के लिए यूज़ होता है। तो ये कंपनी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब चेक कर लेते हैं प्राइस क्या चल रहा है इसका। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है 489 पे काम कर रहा है। 24 दिसंबर को ये क्लोज हुआ है 489.15 पर। 0.10 फ्लैट जो है बिल्कुल बंद हुआ है और 497.95 जो इसका हाई था, 485.25 इसने जो है इंट्राडे में लो बनाया था। तो 52 वीक हाई देखेंगे तो 534 के आसपास का है, 52 वीक लो जो है 284 के आसपास का इसका है। वॉल्यूम देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं, 17,12,124 के वॉल्यूम्स हैं। आप ग्राफ देख सकते हैं इसका, यहाँ पर हाई बनाया और उसके बाद ये करेक्ट होता हुआ नज़र आया और बिल्कुल फ्लैट जाके ये बंद हुआ है। तो एक और इसकी रेशियोज वगैरह भी हम चेक करते हैं। तो मार्केट कैप है 34,241 करोड़ का, मिड कैप कंपनी है ये। जो डेट है 85.4 है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो बनती है 0.02%, जो कि निगलिजिबल है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ROC देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.3% का है। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.5 का बनता है। तो काफ़ी इंप्रेसिव रेशियोज हैं। डिविडेंड यील्ड जो है 0.57 का है इसका, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बट स्टिल डिविडेंड पेइंग कंपनी है। फेस वैल्यू 2 है और बुक वैल्यू देखेंगे तो 79.7 की है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनता है 6.14 के आसपास का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू बनता है। चार्ट पे अगर देखेंगे 200 DMA से ऊपर ये काम करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर इसने 200 DMA को क्रॉस किया है 11 नवंबर को। 448 का लेवल जब इसने क्रॉस किया था, डिलीवरी परसेंटेज 36% के आसपास की थी। तो वहाँ ये आपको ऊपर जाता हुआ क्लियरली नज़र आ रहा है। तो बुलिश एक मोड में नज़र आ रहा है। तो प्रोज में देखेंगे तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी है डिविडेंड जो डिलीवर करती है वो काफ़ी हेल्दी डिविडेंड पे करती है। पे आउट जो है 18.35 का है और जो डिलीवरी प्रॉफिट ग्रोथ है इसका 21.44 CAGR है ओवर पास्ट 5 ईयर्स। कॉन्स में देखेंगे तो कुछ भी आप इसमें समझ में नहीं आएगा कि कुछ है, बट प्रोज बहुत अच्छे हैं इसके। डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड अच्छा पे करती है। जो पे आउट है इसका परसेंटेज वाइज ज़्यादा अच्छा नहीं है बट वैसे अच्छा पे आउट है इसका। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो सेल्स देखेंगे 1290 करोड़ के आसपास की, जो जून 2018 में हुआ करती थी वो 1305 के आसपास है। जून में 639 गई थी जो कि रिकवर हुई है और 1305 के आसपास सितंबर क्वार्टर में पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 23% के आसपास हुआ करते थे, जून क्वार्टर में डिप कर गए थे 13% पर, अगेन 31% के आसपास पहुंच गया और अच्छे मार्जिन्स के साथ आप देखेंगे हाईएस्ट एवर के आसपास ये चल रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 296 का था, जून क्वार्टर में 83 का आया और अब देखिए 407 का इन्होंने जो प्रॉफिट दिया है। तो अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छे मार्जिन्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। नेट प्रॉफिट 187 और डिप किया था 35 पर और अब देखिए नेट प्रॉफिट 380 का निकाल के दिया है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है। 291 था, देन 380 इसने रिकवर किया है और अच्छा शानदार रिकवर किया है। आप देखिए ईयर ऑन ईयर भी अगर कंपैरिजन करेंगे इसको तो मार्च 2015 में जो 3681 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू था 6485 हो गया है। OPM देखेंगे किसी भी कंपनी के लिए बहुत मैटर करते हैं। 22% से इंक्रीज हुए हैं, 23% के आसपास हुए हैं। पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे थे, अब ये एनुअल देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो 22% से 23% के आसपास हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 794 से इंक्रीज हुए हैं और 1520 के आसपास इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंच गए हैं।
इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट निग्लिजिबल है, क्योंकि डेट ही निग्लिजिबल है, तो 2 करोड़ 8 करोड़ के आसपास का वो जाता है। नेट प्रॉफिट जो है 448 से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। आप देखेंगे कि 1250 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट बनता है। और आप देखिए पिछले कुछ सालों में 448, 458, 606, 722, 842, 1249, लगभग आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ करती हुई कंपनी नज़र आ रही है। हर ईयर में ये अच्छा प्रॉफिट दे रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ का भी देखेंगे तो 1004 के आसपास इसका चल रहा है, और ओपीएम भी जो है 24% के आसपास का है, तो अच्छा नज़र आता है ये। डेट देख लेते हैं, मार्च 2015 में जो थी 145 करोड़ की थी, तो यहाँ पर 85 करोड़ की रह गई है। बीच में डेट फ्री कंपनी थी, तो 85 निग्लिजिबल है। रिजर्व जो थे इसके 1975 से 5437 के आसपास के इसके रिजर्व्स नज़र आएंगे। और एसेट्स जो हैं 3093 से इंक्रीज हुए हैं, 8112 के आसपास आपको इनके रिजर्व्स नज़र आएंगे। तो अच्छी बैलेंस शीट है और काफ़ी क्लीन बैलेंस शीट है जिसे बोल सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 45% का बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, 45%। अब इस प्रमोटर्स में आप देखेंगे, एक तो गेल इसके अंदर नजर आएगी, 22.5% का स्टेक है इनका, और बीपीसीएल का इसके अंदर स्टेक है। ये दोनों प्रमोटर्स हैं इसके, गेल और बीपीसीएल, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं इनके। 22.5% का स्टेक है इनका। एफआईआई का देखेंगे 24.81 से 21.27 का स्टेक इनके पास है। डीआईआई देखेंगे 13.63 से 17.39% का स्टेक है। तो एफआईआई डीआई का अच्छा स्टेक इसके अंदर है। गवर्नमेंट का 5% स्टेक है। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है इसके अंदर? दिल्ली गवर्नमेंट ऑन एनसीटी ऑफ दिल्ली, 5% स्टेक उनके पास है। प्रमोटर्स के पास अच्छा स्टेक है। एफआईआई डीआई के पास अच्छा स्टेक है। पब्लिक के पास देखेंगे तो 11.34% का स्टेक है। उसके अंदर से भी एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के पास 1% के आसपास का स्टेक है। तो 10% के आसपास जो है रिटेलर्स के पास है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में आपको नजर आएगा। तो अच्छी एक बैलेंस शीट नज़र आती है। डेट बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इनका बढ़ता जा रहा है। जो शेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हाथों में है। रेशोज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं इनकी। डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो अब देख लेते हैं इसके ऊपर न्यूज़ क्या है। न्यूज़ देखेंगे तो एयर क्वालिटी कमीशन डायरेक्ट स्विचिंग ओवर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज इन दिल्ली टू पीएनजी। आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन का एक इशू है, तो उसका ये कंपनी को काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है। कैसे बेनिफिट हो रहा है कि पीएनजी में कन्वर्ट करना है, पाइप नेचुरल गैस में कन्वर्ट करना। जितनी भी इंडस्ट्रीज अभी डीजल पे चलती हैं, तो सभी को इसके ऊपर कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। और डेडलाइन जो दी गई है वो आप देखेंगे 31 जनवरी 2021 की इनको डेडलाइन दी गई है कि सभी को इसके ऊपर कन्वर्ट करना है। इसके लिए इन्होंने जो है अराउंड 1644 जो इंडस्ट्री यूनिट सेपरेट across 50 industrial areas in Delhi have been identified to switch over to PNG। आप देख सकते हैं, ये अभी रिसेंट में एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो पोल्यूशन को लेके काफ़ी सीरियस नज़र आती है जो गवर्नमेंट है, और उन्होंने डायरेक्ट किया है, सीधा इंस्ट्रक्शन दी हैं कि 31 जनवरी 2021 तक जो भी IGL है इसके ऊपर आपको कन्वर्ट करना है पीएनजी के ऊपर। अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीजी सेट्स वगैरह हैं, जो भी वायलर्स वगैरह हैं, सब आपको इसके ऊपर कन्वर्ट करने हैं। तो अभी जो है आईजीएल की जो अर्निंग्स हैं, अर्निंग प्रोस्पेक्टस आर ब्राइट बट वैल्यूएशन सीम्स प्राइसी। नियर टर्म में देखो कोई भी शेयर जब राइज करता है थोड़ा सा प्राइसी लगता है, बट वैल्यूएशन हमें देखने होते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म उस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। आने वाला जो टाइम है वो क्लीन जो फ्यूल है उसी का टाइम है, और इसका स्कोप अच्छा है आईजीएल का, बहुत मतलब कि नेटवर्क अच्छा है, और आसपास के एरियाज में अब ये फैलता जा रहा है। अभी अब मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने टेंडर उठाए हैं और अच्छा इनको आगे का स्कोप नजर आता है। आप देख सकते हैं ग्रोइंग कंसर्न्स और पोल्यूशन इन दिल्ली इज लीडिंग टू ए फर्दर राइज इन इंडस्ट्रियल डिमांड एंड विल बेनिफिट आईजीएल पीएनजी वॉल्यूम। आप देख सकते हैं ये The need for cleaner and cheaper fuel has continued to drive gas demand in country, adding prospects for city gas distribution companies or CGDs. The Air Quality Commission mandates that all industries operating in New Delhi must begin using piped natural gas by 31st January 2021. Is expected to add gas demand in the Delhi NCR further. तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो होगा वो आईजीएल ही होगा, इससे जो भी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आईजीएल इज ऑलरेडी इन ए स्वीट स्पॉट विद ग्रोथ लीड बाय राइजिंग सीएनजी डिमांड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड पाइप नेचुरल गैस डिमांड फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रियल्स।
आप देख सकते हैं CNG, PNG और जिससे भी इनकी डिमांड्स है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ग्रोइंग कंसर्न और पोल्यूशन इन दिल्ली इज लीडिंग टू ए फर्दर राइज इन इंडस्ट्रियल डिमांड एंड विल बेनिफिट IGL's PNG वॉल्यूम्स। तो क्लियर है ये। और इनके जो वॉल्यूम्स एस्टिमेट जो पिछले वॉल्यूम्स हैं आप देखिए कैसे ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रोबस्ट वॉल्यूम। ये जो ब्लू कैंडल आपको दिखाई दे रही है CNG की है, जो 2016 में 1123 वॉल्यूम हुआ करता था, जो ये मिलियंस मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीट्रिक है। 1123, 1269, 1412, 1602, 1738 पे ये पहुंच गया है। और PNG का जो है 342, 406, 479, 553, 619। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो CNG और PNG आप देखिए किसी भी साल कम नहीं हुआ बल्कि ये बढ़ता जा रहा है, और आगे जो ये न्यूज है उससे और भी ज़्यादा इनके वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। मॉर्गन स्टैनले एशिया एनालिस्ट expect IGL's industrial volume to increase at a compounded annual growth rate of 7% over year FY 21 और 23। ये जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं अब उनको लगता है कि 7% के रेट से जो फाइनेंशियल ईयर 21 और 23 है उसके बीच में और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। The firm is growing its Delhi NCR network with expansion in गुरुग्राम। आप देख सकते हैं गुरुग्राम में इनका एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया है। Besides medium term drivers include expansion outside Delhi NCR, IGL volume growth will see a boost also from expansion in new areas such as रेवाड़ी, करनाल एंड मुजफ्फरनगर। आप देख सकते हैं नए एरियाज में भी ये जा रहे हैं। दिल्ली NCR में तो थे ही बट ये दूसरे एरियाज में भी जा रहे हैं। हरियाणा सिटी गैस एंड 3 न्यूली अवार्डेड जियोग्राफिकल एरिया इन द 10th राउंड ऑफ बिडिंग। दिस इंक्लूड हरियाणा का कैथल, अजमेर, पाली, राजसमंद राजस्थान एंड कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, ये यूपी के एरियाज हैं। तो आप देख सकते हैं नए नए एरियाज में ये बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो इनकी जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा रिवेन्यूज बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे मार्जिन्स इनके हैं तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। ये कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे बढ़ेगी आगे। तो जो रिजल्ट्स हैं इनके, द कंपनी रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इन Q2 एंड वॉल्यूम्स हैज रिबाउंडेड after the lockdown impact seen during April to May, analysts expected volume to normalize by Q4। क्योंकि लॉकडाउन था, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, व्हीकल्स ज़्यादा नहीं चल रहे थे। अब जैसे चलने स्टार्ट हुए हैं, CNG की डिमांड भी बढ़नी स्टार्ट हुई है, तो उसका इम्पैक्ट इनके आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स के ऊपर क्लियरली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये न्यूज़ आप क्लियरली देख सकते हैं कैसा स्कोप है इनका और कैसे कैसे नए नए एरियाज में ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आने वाला टाइम जो है 31 जनवरी का जो टाइम दिया गया है वो हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, बट आने वाला टाइम सबको इसके ऊपर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अच्छा इनका ग्रोथ नज़र आती है। अब एक बार हम चार्ट्स के ऊपर भी इसको देख लेते हैं कि डेली चार्ट्स ये हैं जीरोधा के, तो चार्ट्स के ऊपर ये शेयर कैसे नज़र आता है। आपको काफ़ी मोमेंटम में नज़र आएगा, काफ़ी वोलेटाइल है। यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। यहाँ से जो नीचे गया था इसकी जो न्यूज़ थी कि एक कंपटीशन करवा सकती है गवर्नमेंट, जो रिफाइनरीज हैं जैसे HPCL, BPCL, उनको भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा सकते हैं। तो एक प्राइसिंग कंपटीशन होता तो इनके मार्जिन्स पे असर जरूर आता, बट अब ऐसी न्यूज़ कुछ भी सुनने में नहीं आ रही है, इसलिए अगेन ये बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो एक और हम देख लेते हैं ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड क्या कहता है उससे हमें ट्रेंड का पता चलेगा। सुपर ट्रेंड कह रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में कब से है? 27 अक्टूबर से अप ट्रेंड में है। 390 का जब एक प्राइस हुआ करता था तब से ये अप ट्रेंड में इसने डिक्लेयर कर दिया था, और अब ये अप ट्रेंड में है। 446 का ये लेवल बता रहा है कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है या नीचे क्लोज होता है, क्लोजिंग बेस पे होता है, ये क्लोज करता है, तब ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब हम पैराबोलिक सार लगा के देखते हैं पैराबोलिक सार क्या कह रही है। पैराबोलिक सार का कहना है कि ये अप ट्रेंड में है, और इसका भी ये मानना है कि 451 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ देख पा रहे हैं 451 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट जोन इसका बना हुआ है, उससे ऊपर ये अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो ATR को भी हम लगा के देखेंगे। ATR जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जो ट्रेलिंग स्टॉप्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे इसे हम। ये लाइन क्लियर नज़र आ रही है। इसने भी यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि ये अप ट्रेंड में है, और 28 अक्टूबर के आसपास जब इसका प्राइस 404 के आसपास था, तो आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में है। इससे नीचे अगर प्राइस क्लोज होता है, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 452 के आसपास का, तो ये एक प्रेशर झेल सकता है, थोड़ा प्रेशर में आ सकता है। बट
जो भी डिप इसके अंदर आता है किसी भी टाइप का, चाहे वो निफ्टी करेक्ट होता है, चाहे कोई ग्लोबल संकेत इस टाइप के मिलते हैं, कोई भी इसके अंदर डिप आता है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। इवन आप मंथली एसआईपी के थ्रू भी इसे ले सकते हैं। ये पोर्टफोलियो में रखना चाहिए स्टॉक, ये काफ़ी आगे जा सकता है। 4 डिजिट का स्टॉक इजीली ये बन सकता है आने वाले टाइम में। तो बाकी स्टडीज हम इसके ऊपर लगा के देखते हैं। बोलिंजर बैंड पे ये कैसे नज़र आता है, उसके बाद आरएसआई भी लगाएंगे। बोलिंजर बैंड के ऊपर जो नज़र आता है आप देखिए बिल्कुल स्टेबल नज़र आ रहा है, और ऊपर का जो टारगेट नज़र आ रहा है 500 को ये क्रॉस कर सकता है। और नीचे अगेन जो ब्रैकेट नज़र आती है 460 के आसपास की, इसका लोअर बैंड का जो एरिया है 460 450 के आसपास का ही निकल के सामने आता है कि ये उसका नीचे का जोन है, जो कि बाकियों ने भी यही चीज़ इंडिकेट की है। 448 450 का जो एरिया है निकल कर आता है। आरएसआई जो है 59 के आसपास की है, ना तो ये ओवरसोल्ड जोन में है ना ही ये ओवरबॉट जोन में है, तो बिल्कुल स्टेबल आपको नज़र आता है कि इसके ऊपर पोजीशन ली जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। एमएसीडी को देखेंगे तो एमएसीडी कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे हम। एक क्रॉसओवर जरूर दिया है, बट इस लाइन के ऊपर ये बना हुआ है। यहाँ पे क्रॉसओवर इसने भी दिया था, ये इंडिकेट किया था क्रॉसओवर जब दिया था कि इसके अंदर 21 अक्टूबर को 377 के प्राइस पे क्रॉसओवर जब मिला था तो इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। तो आप देखिए अच्छा इसके अंदर मूव मिला था, 486 के लेवल पर ये गया था जब इसने यहाँ पर इंडिकेट किया था 377 पर 21 अक्टूबर को, और यहाँ पर इसने क्रॉसओवर किया है कि ये कंसोलिडेट कर सकता है इस लेवल पर, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप देखिए 486 के लेवल पर ये गया 366 से। अभी हम एक पिवट पॉइंट्स भी लगा के देखते हैं, पिवट पॉइंट्स पे हमें क्या मिलता है, क्योंकि जब भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ये चीज़ें देखना जरूरी होती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे नहीं रखना होता है, पेशेंस रखना होता है कि एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास, एक बाइंग जोन के आसपास हम उस शेयर को खरीदें। हवा में नहीं होता है कि हम 500 का चल रहा है तो 500 पे खरीद लें। अगर उसका बाइंग जोन बनता है 450 के आसपास तो हमें वेट करना होता है कि उसके आसपास ही उसे अकमुलेट किया जाए। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं उनका होता है स्टॉप लॉस, बट लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनका बाइंग जोन होता है कि उस लेवल के ऊपर खरीदा जाए ताकि रिस्क कम से कम हो और रिटर्न्स मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सकें। तो आप देख पा रहे हैं कि पिवट पॉइंट के ऊपर ये अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। ये पिवट पॉइंट है और इसके ऊपर ही ये सपोर्ट ले रहा है। रेजिस्टेंस इसका नीचे 425 के आसपास का, सपोर्ट जोन इसका 425 के आसपास का निकल कर आ रहा है, और जो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो 541 का पिवट पॉइंट डिक्लेयर कर रहा है, और ये पिवट पॉइंट पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है। आप देखिए यहाँ से इसने बाउंस बैक भी किया है। अब हम अपना एक ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं, ट्रेंड लाइन पे ये किस टाइप से नजर आता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ट्रेंड लाइन लगाते हैं। पहले फ्यूनेंसी लगाते हैं, रिट्रेसमेंट, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे अब देखिए यहाँ से जो इसने रिट्रेस किया था तो इसके ऊपर हम एक बार लगा के देखते हैं रिट्रेसमेंट को। यहाँ पर हमने लगाया और ये मूव किया है इस लेवल तक। आप देखिए यहाँ तक इसने हाई बनाया, तो इसका जो रिट्रेसमेंट हुआ है इस लेवल से ये चला था, इस लेवल से ये चला था जो बनता है 14 अक्टूबर का 364.3 का, वहाँ से ये मूव किया है अच्छा, और ये 27 नवंबर तक का मूव है 514.5 का जब इसने हाई लगाया। तो उसके बाद इसने एक कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया है, एक करेक्शन करनी स्टार्ट किया है। जो लो बनाया है इसने, आप देखिए यहाँ पर लो बनाया है इसने 451 का। ये रिट्रेसमेंट जो बनता है 38.2 के आसपास का रिट्रेसमेंट बनता है, और यहाँ से इसने बाउंस बैक भी किया है। तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट जो है आप देख सकते हैं 450 के आसपास के लेवल का रिट्रेसमेंट बनता है, और रिट्रेसमेंट पे 38.2 का एक रिट्रेसमेंट इसने दिया और वहां से इसने बाउंस बैक लिया। आप देख सकते हैं इसके ऊपर चार्ट के ऊपर। अब हम लगाएंगे अपनी ट्रेंड लाइंस को। ट्रेंड लाइंस होता है यहाँ पे स्मार्ट मनी मूव करती है। ट्रेंड लाइन अगर अच्छे से लग जाती है और आपको पता चल जाता है कि कहाँ ट्रेंड लाइन और ट्रेंड क्या है उस स्टॉक का, तो आप अच्छा पैसा उससे बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ली, इस ट्रेंड लाइन से हमने मिलाया, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, और इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर मिला रहे हैं। कहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है आप देखिए, यहाँ पर मिलाते हुए नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पर एक इसने हाई बनाया, लो बनाया, और अगेन इसने ऊपर गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन ये करेक्ट हुआ,
अगेन इसने इस लेवल को फिर टच किया, जो इसकी ट्रेंड लाइन एक चलती आ रही है, यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, फिर इसने यहाँ पे लेवल को टच किया, रिजेक्ट हुआ, अगेन इस लेवल के आसपास है। तो इसको अगर ये क्रॉस करता है तो अच्छा इसके अंदर एक मूव आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसकी डाउन साइड की एक लाइन लगाते हैं तो आप देखिए इस लो को हम पकड़ते हैं और इस लो को हम इस टाइप से मिलाते हैं। इसका जो इसने अभी मूवमेंट दिया है ऊपर का, तो किस टाइप से ये ऊपर गया है उसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर इसने ऊपर क्लोजिंग दी, इसके साथ ही बाउंस किया, यहाँ पर अगेन इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया, इस लाइन के आसपास ही ये चलता हुआ ऊपर गया है, क्लोजिंग इसके ऊपर दे रहा है और यहाँ पर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और यहाँ पर देखिए एक नए जोन के अंदर ये एंटर करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इसको क्लियरली देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस लाइन जो है ये नज़र आ रही है। इसको जैसे ही अगर ब्रेक करता है तो अच्छा मूव आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ये रेजिस्टेंस लाइन इसको 4-5 बार ये फेस कर चुका है, 1 2 3 4 5 और अब इसके आसपास ही है। जैसे ही इसको ये क्रॉस करता है तो ये अच्छा मूव ऊपर का दे सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, कितना आप इसको होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। 450 का जो लेवल है वो बिल्कुल आ सकता है इसके अंदर, 440 450 कुछ भी, क्योंकि एक बढ़ा हुआ स्टॉक है ये, नीचे के लेवल पे इसे कम्युलेट करना चाहिए और पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मंथली SIP के थ्रू भी आप कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक पैरामीटर्स को हमने देखा है, कहीं पर भी हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता कि कंपनी में कुछ इशू है, तो आप इसे वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, धीरे धीरे कम्युलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।